अस्सलाम वालेकुम। दिस लेक्चर इज़ ऑन इस्लामियत P1 प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 एंड 2। और ये प्रैक्टिस पेपर जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन द गेस्ट पेपर। और जैसे हिस्ट्री में गेस्ट में 70 to 80% क्वेश्चन आए थे, अराउंड 50 to 55 मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स जो थे पेपर में टेस्ट हुए थे। बिल्कुल इसी तरह इस्लामियत का गेस्ट इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट कि पास्ट में TFP के जो जितने भी गेस्ट रहे हैं उसमें से बहुत जो सक्सेस रेट है वो हमेशा रहा ही है 80 to 90%। और इसको प्रिपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रेंड की बेसिस के ऊपर, असल में गेस इज़ ऑलवेज़ अ गेस, बट हमें पता होना चाहिए कि कुछ ट्रेंड को फॉलो करते हुए, एग्जामिनर के पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ गेस बनाए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखें, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। और इन द मीन वाइल आप जब जब नोट्स की बात हो रही होगी, जब डिस्कशन हो रही होगी, तो आप लोग ज़रूर इसको कहीं पे पॉइंटर्स की फॉर्म के अंदर नोट डाउन कर लें, लिख लें कहीं पे, ताकि आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर जब आप दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, आप लोगों को चीज़ें बताऊँ। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम विद द प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। और प्रैक्टिस पेपर 1 में असल में क्वेश्चन आप लोग देख लें, और कुरानिक पैसेज जो हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सूरह ज़िलज़ाल, ये बात याद रखें, आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक सूरह बता रहा हूँ जो कि इन प्रैक्टिस पेपर में इंक्लूडेड है, यानी 6 तो यहाँ से आ जाएंगे ना। उसके अलावा जो है अब आउट ऑफ 15 हम 6 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरह ज़िलज़ाल इज़ इंपॉर्टेंट, सूरह कौसर, सूरह नास इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, और उसके बाद सूरह फातिहा है विच इज़ एक्सपेक्टेड इन योर एग्ज़ाम। तो इसको लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। उसके अलावा बी पार्ट में देर आर सम क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली हम कोशिश होगी कि लेक्चर जो है वो ब्रीफ रहे, और उसी के लिए नोट्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे साथ ही हमारे पास मेंशन है, इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने बेसिकली ना इस सिंगल लेक्चर में सारी बातें करना ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं होता, तो हमें टू द पॉइंट बात करनी है और हमें देखना है कि किन किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, कुरानिक पैसेज के ऊपर ना आई विल ट्राई कि कोई सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए जो कि थीम और इंपॉर्टेंस के ऊपर हो, लेकिन अभी के लिए आपने एक बात याद रखनी है, जो थीम है ना कुरानिक पैसेज का, एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स मार्क्स लूज़ तब करते हैं जब वो थीम और इंपॉर्टेंस को आपस में मिक्स करते हैं, यानी या तो थीम की बातें इंपॉर्टेंस में रिपीट की होती हैं या फिर इंपॉर्टेंस वाली बातें थीम में लिखी होती हैं। और यहाँ पे असल में मार्क्स जो हैं वो 2 मार्क्स फॉर ईच पैसेज हैं, यानी 2 मार्क्स फॉर सूरह फातिहा इन फॉर थीम, और 2 मार्क्स ही होंगे सूरह फातिहा में इंपॉर्टेंस के। तो 4 मार्क्स टोटल में थीम और इंपॉर्टेंस के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 16 मार्क्स पे जा रहा है, ये टोटल 8 मार्क्स हैं, जिसमें हर एक पैसेज के रिजर्व 4 मार्क्स हैं, 2 फॉर इंपॉर्टेंस, 2 फॉर थीम। अच्छा, थीम में आप समझ लें, थीम में ना आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आसान करके अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखें। थीम का मतलब होता है टीचिंग्स या लेसन्स बताना, ठीक है। टीचिंग्स बतानी है कि हमें इसमें नज़र क्या आ रहा है, और मैं आपको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करके बता रहा हूँ कि थीम से मुराद है, थीम मीन्स कि आपको पैसेज में, वर्सेस में क्या नज़र आ रहा है, क्या इसमें टीचिंग्स क्या मिल रही हैं, लेसन कौन सा मिल रहा है बिलीवर को, दैट इज़ योर थीम। और जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का मतलब है हमने बेनिफिट्स बताने हैं या फिर हमने उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताना है कि इसको बिलीवर्स अपनी लाइफ में फॉलो इसको कैसे कर सकते हैं, इस कुरानिक पैसेज को, और यही इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो देखें, थीम होता है मेजर टीचिंग, इंपॉर्टेंस होता है बेनिफिट्स इन बिलीवर्स लाइफ। अब थीम के पॉइंट देखने में आपको सूरह फातिहा की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, प्रेज टू बी अल्लाह द चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स। अब देखें, सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स का मतलब है, अच्छा पहली बात एक सुन लें, जब आपने थीम स्टार्ट करना है ना, यू मस्ट रेफर टू द मेन थीम कि इसका असल थीम है क्या, यानी पैसेज नंबर, एक बात आप सबको पता होनी चाहिए, पैसेज नंबर 1 till 5 के जो कुरानिक पैसेज हैं सिलेबस में, दोज आर फ्राम अल्लाह इन हिमसेल्फ। 6 till 10 है का मेन थीम है अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड। 11 till 15 पैसेज का मेन थीम है अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर्स, विद हिज प्रॉफिट्स। तो ये सूरह फातिहा जो है ये पैसेज नंबर 6 है, विच मीन्स कि दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड। तो देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले ना थीम में मेंशन करना है कि इसका मेन थीम क्या है। तो वी आर हाईलाइटिंग द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड। 3 to 4 पॉइंट्स अपने लिए बना लें, स्टैंडर्ड बना लें कि आपने लाजमी लिखने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊँ, पास्ट एग्जाम्पल से बताऊँ, अपने A स्टार की रीज़न बताऊँ, तो उसमें यही था कि 3 to 4 पॉइंट्स लाजमी लिखें,
उनको एक्सप्लेन करें, 3 to पॉइंट 4 टीचिंग ज़रूर बताएं कि इसमें हम नज़र क्या आ रहा है। तो देखें जहाँ पे लिखा है ना अल्लाह इज़ द चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका मतलब हमने उससे थीम ये एक्सट्रैक्ट किया कि अल्लाह इज़ द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि जो चेरिशर और सस्टेनर होगा वही कंट्रोल कर रहा होगा यूनिवर्स को। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है ना चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स। देखिए बेटा यहाँ पे एक बात समझें, वर्ल्ड्स प्लूरल में लिखा हुआ है, सिंगुलर नहीं लिखा, वर्ल्ड नहीं लिखा, अर्थ नहीं लिखा हुआ। जब वर्ल्ड्स का मतलब आता है कुरान में, जब ऐसा वर्ड यूज़ होता है, इस पर्टिकुलरली रेफ़र किया जा रहा होता है हेवंस और अर्थ को। तो देखें अब हेवंस और अर्थ इसमें नहीं लिखा हुआ, हेवन एंड अर्थ कुरानिक पैसेज में नहीं लिखा हुआ, बट हम थीम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, आपके वर्ड्स होने चाहिए दिस पैसेज शोज़ दैट अल्लाह इज़ द कंट्रोलर, दिस पैसेज हाईलाइट्स द फैक्ट दैट अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। ये आप थीम बता रहे हैं। अभी आपने नहीं बताना कि बिलीवर को क्या करना है, क्या समझना है, आपने सिर्फ बताना है पैसेज बता क्या रहा है। उसके बाद देखें आगे क्या लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है यू वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक, दिस शोज़ के हम अल्लाह से ही जब अल्लाह को वर्शिप कर रहे हैं। यू वी वर्शिप से आप क्या थीम ले सकते हो, अल्लाह इज़ वन एंड अल्लाह इज़ टू बी वर्शिप्ड अलोन। तो शिर्क को हमने यहाँ पे रिजेक्ट करना है। इंपॉर्टेंस की बात पता है क्या होगी, इंपॉर्टेंस की बात होगी मुस्लिम मस्ट रिजेक्ट शिर्क। थीम की बात ये होगी अल्लाह इज़ वन एंड दिस पैसेज हाईलाइट्स द मेन थीम ऑफ इस्लाम विच इज़ तौहीद। तो हमने तौहीद की बात थीम में लिखनी है। बिलीवर की लाइफ में बेनिफिट यह है कि वो शिर्क को रिजेक्ट कर सकते हैं इस बेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा साथ लिखा यू वर्शिप एंड योर एड वी सीक, एड को आप वर्ड बदल लें, हेल्प लिख लें, तो आप लिख दें दिस पैसेज शोज़ दैट अल्लाह इज़ द हेल्पर। ये बात हो गई। ओनली आगे लिखा हुआ शो अस द स्ट्रेट वे, है ना कुरानिक वर्स, या करना बुदू या करना स्ताइन, ये दिन सिरातल मुस्तकीम। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ओनली अल्लाह कैन गाइड, यू वर्शिप एंड योर एड वी सीक, और शो अस द स्ट्रेट वे। तो जिसको मैं कह रहा हूँ ना शो मी द स्ट्रेट वे, इसका मतलब कि उनको पता है सीधा रास्ता और वही मुझे गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ओनली अल्लाह कैन गाइड अ पर्सन, अल्लाह ही बिलीवर को राइट डायरेक्शन दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और अब देखें रेफरेंस क्या क्या करना है आपने 3 to 4 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं थीम में और इंपॉर्टेंस में भी, और एक एक रेफरेंस इवन इफ इट्स अ शॉर्ट रेफरेंस कोई मसला नहीं है, आप एक रेफरेंस ज़रूर लिखें। देखें जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा था ना अल्लाह इज़ द हेल्पर, मैं साथ रेफरेंस लिख रहा हूँ कुरान सेज यू हैव नो अदर सपोर्टर और हेल्पर बिसाइड्स अल्लाह। अब ये रेफरेंस इस पैसेज का नहीं है, किसी और जगह पे कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन रेलेवेंसी कहाँ पे बन रही है, पैसेज में लिखा हुआ है यू वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक, योर हेल्प वी सीक। मैं थीम लिखता हूँ कि दिस शोज़ दैट ओनली अल्लाह इज़ द हेल्पर, उसको मैं अपने थीम को सपोर्ट करता हूँ कुरान के अदर रेफरेंस से, सपोर्टिंग रेफरेंस से, कि ऑन अनदर ओकेजन या ऑन अनदर प्लेस कुरान सेज यू हैव नो अदर सपोर्टर और हेल्पर बिसाइड अल्लाह। तो ये थीम मजीद स्ट्रेंथन हो जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी मैं ना सिर्फ रफली बता रहा हूँ, और लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस अब आपने ना थीम वाले पॉइंट्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देना। कैसे करना है, पहली बात हमारी लाइफ में सूरह फातिहा की इंपॉर्टेंस सबको पता होनी चाहिए क्या है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सलात। और फिर हम इसके ऊपर इसी के ऊपर रेफरेंस से एडजस्ट कर लेंगे कि प्रॉफिट सेड देयर इज़ नो प्रेयर विदाउट सूरह फातिहा, तो ये हम लिख सकते हैं। अब रेफरेंस भी सपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद बिलीवर शुड ओनली सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह थ्रू सप्लीकेशन। देखें ऊपर आप लिख रहे थे ना ओनली अल्लाह कैन हेल्प, और रेफरेंस लिखा यू हैव नो अदर सपोर्टर और हेल्पर बिसाइड्स अल्लाह। आप इंपॉर्टेंस में लिखे हैं बिलीवर को करना क्या है, तो हम लिख रहे हैं बिलीवर शुड ओनली, अब हम ये नहीं लिख रहे दिस पैसेज शोज दिस पैसेज हाईलाइट्स, हम लिख रहे हैं बिलीवर शुड या मुस्लिम शुड ओनली सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह थ्रू सप्लीकेशंस। और हमने साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताइए करनी कैसे हेल्प सीख सप्लीकेशन से। और देखें क्या हो सकती हैं कुरानिक पैसेज में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट मर्सीफुल, जिसको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे सर्कल भी किया हुआ है ब्लू से। तो मोस्ट मर्सीफुल से क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है एक बिलीवर की, बिलीवर की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि बिलीवर शुड ओनली सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह, ओनली सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, और एंड ओनली अल्लाह कैन फॉरगिव अ पर्सन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थ्रू सप्लीकेशंस थ्रू प्रेयर बिलीवर कैन सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह फॉर हिज एक्शंस, रॉन्ग एक्शंस, ईविल एक्शंस, जिस तरह से आप लोग चाहें। तो देखें आई होप कि आई मेड माई पॉइंट, और थीम और इंपॉर्टेंस में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी पैसेज को भी करना है। जैसे सूरह नास है, इसके वर्ड्स को देख लें, क्या वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आई सीक रिफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ द मैनकाइंड। तो ये लॉर्ड ऑफ द मैनकाइंड से लेसन पता है क्या मिल रहा है, लॉर्ड ऑफ द मैनकाइंड शोज़ कि ओनली अल्लाह इज़ द, अच्छा किंग का वर्ड भी आ रहा है, लॉर्ड का वर्ड भी आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लें ओनली अल्लाह इज़ द मास्टर ऑफ द मैनकाइंड, अल्लाह इज़ द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द, दिस पैसेज शोज, दिस पैसेज हाईलाइट्स, दिस पैसेज एम्फसाइजेस। इस तरह के वर्ड आपने थीम में यूज़ करने हैं। जब आप इंपॉर्टेंस पे जाओगे आप फिर लिखेंगे कि इट makes a Muslim believe that only Allah can forgive his sins,
और अल्लाह इज़ द प्रोटेक्टर, बिलीवर शुड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, शुड सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह, शुड सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह। ये सारी बातें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल आप आसान करके बता रहा हूँ कि आप थीम में मेजर थीम ज़रूर लिखें, एक रेफरेंस लिखें, 3 से 4 पॉइंट्स अलग अलग लिखें, इंपॉर्टेंस में सारी बेनिफिट्स लिखें, एक सपोर्टिंग रेफरेंस ऐड करो। अच्छा, जहाँ जहाँ पर बैकग्राउंड है ना, एक क्वेश्चन आता है बड़ा फ्रीक्वेंट कि हमने अगर बैकग्राउंड लिखना हो सूरा का तो थीम में लिखेंगे, इंपॉर्टेंस में लिखेंगे। बेटा एक बात याद रखनी है, जब बैकग्राउंड लिखना है ना, अगर कहीं पे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन नहीं करना, ब्रीफ रख के लिखना है और लिखना थीम के अंदर है, ठीक है। जैसे सूरा कौसर का बैकग्राउंड है, इट वाज रिवील्ड व्हेन प्रॉफिट वाज परसिक्यूटेड बाय द कुरैश, व्हेन प्रॉफिट वाज कॉल्ड अल अब्तर बाय कुरैश। इसी तरह सिंगल लाइन में थीम के अंदर लिखो और साथ लिखें देन दिस सूरा वाज रिवील्ड विच शोज विच टीचेज विच प्रोवाइड्स अ लेसन। इस तरह करके आपने थीम में मेंशन किया। इंपॉर्टेंस में फिर आप उसी बात को कन्वर्ट करोगे बिलीवर की लाइफ में। देखिए मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ। ये जो सूरह कौसर है ना, ये रिलेट कर रही है प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी लाइफ में इसका क्या लेसन होगा? असल में ये बिलीवर के लिए भी तो है ना। यहाँ पे लेसन क्या मिल रहा है? सो प्रे टू योर लॉर्ड। तो इसमें बिलीवर गेट्स टू नो कि ही शुड ओनली प्रे टू द लॉर्ड, ही शुड कीप प्रेइंग टू द इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड और ही शुड सप्लिकेट टू अल्लाह। एंड सेक्रीफाइस का मैसेज मिल रहा है। तो सेक्रीफाइस में हमें क्या बातें मिल रही हैं? हमें इसमें लेसन्स मिल रहे हैं, पेशेंस के भी लेसन मिल रहे हैं। इसमें हमें मज़ीद लेसन मिल रहे हैं कि बिलीवर को अपने बिलीव के ऊपर स्टेड फास्ट रहना है। यहाँ पे सेक्रीफाइस से मुराद जो है ना, ये सब्र करने की भी है कि बिलीवर कुर्बानियाँ दे। प्रॉफिट को टीच किया जा रहा था ना कि आप इस तरह से लोगों की बातों पे अपसेट नहीं हो, आप सेक्रीफाइस करें, अल्लाह से दुआ करें और जो जिसने आपको एड किया वही कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लेसन क्या मिलता है कि अल्लाह अपने जो राइटियस मैन होंगे उनके बिहाफ पे अल्लाह रिवेंज लेता है उनके एनिमीज से। तो ये लेसन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखें इंपॉर्टेंस में है कि पेशेंस प्रैक्टिस करनी है, स्टेड फास्टनेस प्रैक्टिस करनी है, अल्लाह से प्रे करते रहना है। और उसके अलावा जो है हम उसमें लिख सकते हैं कि एनिमीज़ के अगेंस्ट अल्लाह सपोर्ट करता है मैन को, बिलीवर्स को। तो बिलीवर्स को अल्लाह से ही हेल्प सीख करनी चाहिए अपने हर मैटर में। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ओवरऑल क्लियर होगा कि थीम और इंपॉर्टेंस में हमने करना क्या है। अच्छा, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये बेसिकली प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है और इसके क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह यहाँ से टेस्ट होने के चांसेस हैं। लीगल थिंकिंग पे ना आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। लीगल थिंकिंग के ऊपर सेपरेट लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, बट यहाँ पे ना सिर्फ मेरे से स्ट्रक्चर समझ लें। डिटेल के लिए, नॉलेज पॉइंट्स के लिए, नोट्स के लिए, आप रेफरेंसेस के लिए आप उस लेक्चर के ऊपर चले जाएं, बिकॉज यहाँ पे ज़ाहिर है पूरे पेपर के लिए को डिस्कस करना है तो उतना टाइम नहीं होगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर में देखें, एक बात ना आप गौर से समझ लें, क्वेश्चन के सिनेरियो समझें। ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमने इसको डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि सोर्सेज जो हैं लीगल थिंकिंग के या तो 4 आ जाएंगे या 2 आ जाएंगे, कुरान हदीस या आ जाएंगे इजमा कियास या कोई एक अलहदा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कुरान अलहदा आ सकता है इंपॉर्टेंस के ऊपर साथ मिला के, हदीस सेपरेट आ सकता है इंपॉर्टेंस के साथ मिला के। तो जब होगा ना कि अगर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग हो और ये एज अ 10 मार्क क्वेश्चन हो, आप लोगों ने क्या करना है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कुरान की बात करनी है सबसे पहले। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, और दिस इज़ द सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग। कुरान वाले पैराग्राफ में आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कुरान इज़ द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर सपोर्टिंग रेफरेंस लेके आओगे इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, लाइक कुरान से ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज चार्ज्ड विद अथॉरिटी अमंग यू। तो ओबे अल्लाह किस तरह करना है अल्लाह को? वी कैन नॉट सी अल्लाह, वी कैन नॉट टॉक टू अल्लाह, लेकिन हम ओबे किस तरह करें? अल्लाह के वर्ड्स को फॉलो करके। और अल्लाह के वर्ड्स कहाँ पे मिलते हैं? कुरान में मिलते हैं। तो इसका मतलब कुरान इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इमेंस इंपॉर्टेंस की बिलीवर को अल्लाह को ओबे करने के लिए और अल्लाह की टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए कुरान को रेफ़र करना है। और फिर हम इसका यूज़ बताएंगे लीगल थिंकिंग में, जैसे कि हम बताएंगे कुरान टॉक्स अबाउट एवरी मैटर, Quran guides a believer about all the areas of life such as social, economical, financial, moral, ethical, spiritual, ये सारे मैटर्स में कुरान गाइड कर रहा होता है। उसके बाद कुरान इज़ द यूनिवर्सल बुक, ये आपने एक डिस्क्रिप्टिव अकाउंट बनाना है। बहरहाल मेरे नोट्स पे उस लेक्चर में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे ये रिकॉर्डेड, आप उसके ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने कुरान को एक्सप्लेन किया, बट कीप इन माइंड में भी बता रहा हूँ, गौर से समझें। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जब 10 मार्क क्वेश्चन होगा सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर, यानी प्राइमरी सोर्सेज पे, तब क्या करना है? फर्स्ट पैराग्राफ ऑन कुरान, सेकेंड पैराग्राफ आप हदीस के डिस्क्रिप्शन के साथ स्टार्ट करोगे और डिस्क्रिप्शन के बाद आप उसमें बताओगे कुरान के एक्सप्लेनेशन के ये एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करता है, एडिशनल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है टू द कुरानिक टीचिंग्स, इट एक्सटेंड्स द कुरानिक टीचिंग्स। और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है बिलीवर ने लाइफ में कुरान की टीचिंग्स को, उसके ऊपर हदीस गाइड कर रही होती है। और बहुत सारे डे टू डे लाइफ मैटर, रूटीन मैटर्स में हदीस ज़्यादा डिटेल में बिलीवर को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है, बट अंडर द लाइट ऑफ कुरान एंड अंडर द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग एंड फंडामेंटल्स। इसके ऊपर आपने हदीस पे बात की। अब गौर से सुने, जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ कुरान पे बनाया
सेकंड पैराग्राफ हदीस पे बनाया, सेकंड में ही आप उसके साथ आप एक लिंक बनाना स्टार्ट कर दोगे और लिंक के ऊपर बेटा ज़्यादा फोकस करना है। इसके ऊपर ना आपका क्वेश्चन के मार्क्स ही यहाँ पे लिंक के ऊपर है। लिंक किस तरह से बनेगा, आप रेफरेंस लेकर आए ज़कात का या प्रेयर का। फॉर एग्जांपल कुरान सेज ऑफर प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी। ऐसा नहीं करना कि आप लिख रहे हो कुरान सेज ऑफर प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी और साइड पे लिख दें कि बट हदीस सेज कि प्रे एज यू सी मी ऑफरिंग प्रेयर। ये नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने लिखा कुरान सेज ऑफर प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी। लेट्स से प्रेयर की बात कर लेते हैं, चलें प्रेयर की बात की आपने, उसके बाद आप बताएं, साथ एक्सप्लेन करके बताएं अपने सेंटेंसेस में अच्छे वर्ड्स के साथ कि कुरान गाइड्स अ बिलीवर या कुरान कमांड्स बिलीवर्स to pray regularly, to offer salat, but the method of salat such as number of rakats, the timing of salat are not mentioned in Quran. So to learn about the methods, to know the methods, believers should refer to the hadith of Prophet which provides detailed explanation on these matters. और फिर आप लिखें कि a hadith of Prophet says on prayer कि pray as you see me ऑफरिंग प्रेयर। उस तरह पढ़ें जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। तो प्रॉफिट ने मेथड सिखा दिया, उसके बाद प्रॉफिट ने टाइमिंग सिखा दी। अब आप ज़कात की बात कर लें, ज़कात पे आप लिखें कि ऑर्डर ऑफ पेइंग ज़कात हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान बट neither the rate of zakat nor the exemptions nor the conditions are mentioned in Quran. So to know about the conditions, about the methods, believer should refer to the hadith of prophet। और फिर हदीस के ऊपर हम आ जाएंगे कि लेट्स से प्रॉफिट की एक हदीस है कंडीशन एग्जाम्पशन के ऊपर कि नो ज़कात इज़ एप्लीकेबल ऑन अ प्रॉपर्टी ऑन विच अ ईयर हैज़ नॉट पास। जिसके ऊपर एक साल नहीं गुजरा प्रॉपर्टी पे, उस पर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है। तो पता लग गया ना कंडीशन का। इसी तरह आप एग्जांपल कौन सी कोट करेंगे, एक ज़कात की कोट करें, प्रेयर के ऊपर आएँ, कंडीशंस लिखें, एप्लीकेशंस लिखें, एवरी इसके ऊपर लिखें एग्जाम्पशंस किस किस को हैं, हज की एग्जांपल कोट करें, यानी कुरान से ऑफ़र प्रेयर एंड उम्रा, ऑफ़र हज एंड उम्रा इन सर्विस ऑफ गॉड। लेकिन मेथड्स ऑफ हज नहीं पता लग रहे, किस तरह से परफॉर्म करना है, डेज़ कौन कौन से स्पेसिफाइड हैं, किस डे के ऊपर कौन सी एक्टिविटी होनी है, नहीं स्पेसिफाइड कुरान में। तो फॉर दैट पर्पज़ बिलीवर शुड रेफर द हदीस ऑफ प्रॉफिट, और हदीस ऑफ प्रॉफिट सेज टेक योर रिलीजियस राइट्स फ्रॉम। ये मैं आपको ना सिंपल करके बता रहा हूँ कि सब के लिए जो आसान हो ये वो वाली बातें। अगर आप कॉम्प्लेक्स रेफरेंस देखें, यूनिक रेफरेंस देखें, बहुत सारे हैं बुक में से आपको मिल जाएंगे। हज के मेथड्स के ऊपर कोई भी हदीस लिखी जा सकती है, एहराम से रिलेटेड लिखी जा सकती है। वो एक हदीस है जिसमें आता है कंडीशंस के ऊपर कि इंसेक्ट्स को किल नहीं करना, परफ्यूम्स अप्लाई नहीं करनी, वो सारी फ्रेगरेंस अप्लाई नहीं करनी, वो सारी बातें उसमें आ सकती हैं। तो ये मेन एग्जांपल्स को लाजमी कोट करें, बट लिंक असल में पर्पस था कि आपको लिंक समझ आ जाए किस तरह से करना है। डन। ये हमने देख लिया कि अगर 10 मार्क क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है। अब अदर सिनेरियो समझ लें। अगर क्वेश्चन आता है ना 10 मार्क का 4 सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग के ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन आता है, तब क्या करना है वो समझ लें। आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ बनाना है कुरान प्लस हदीस के ऊपर इंक्लूडिंग लिंक। अब आप ब्रीफ उसको समराइज़ कर दोगे, कुरान के डिस्क्रिप्शन को, इंपॉर्टेंस को समराइज़ करके उसके साथ ही हदीस का लिंक बता के हदीस का डिस्क्रिप्शन लिख के फर्स्ट पैराग्राफ क्लोज करोगे। सेकंड पैराग्राफ में आप इजमा लिखोगे। इजमा और क्यास क्योंकि आपस में लिंक नहीं होते, इजमा सेपरेट है, क्यास सेपरेट है, इनके ऊपर सेपरेट या तो पैराग्राफ कर लें, बेहतर होगा दोनों पे सेपरेट कर लें। तो एज अ होल आंसर में आपके 3 पैराग्राफ्स होंगे। अगर क्वेश्चन 4 सोर्सेज ऑफ लीगल थिंकिंग पे विच इज़ एक्सपेक्टेड इन योर पेपर, तो 4 सोर्सेज पे क्वेश्चन आ सकता है। कुरान हदीस को पहले पैराग्राफ में लिखो, सेकंड में इजमा को लिखो। इजमा के डिस्क्रिप्शन क्या है जी, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यूनानिमस एग्रीमेंट, वो जाहिर है वो आप लेक्चर में जाएं उसमें देख लें। क्यास इज़ एनोलॉजी, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होना ज़रूरी है। एग्जांपल लिखे हो, रेफरेंसेस लिखे हो, इनका यूज़ लिखा हो कि लीगल थिंकिंग में क्या होता है। तो अगर दोनों क्वेश्चन हो गया ना, दोनों सिनेरियो हो गए। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, इफ़ अ क्वेश्चन इज़ ऑन द यूज़ ऑफ इजमा एंड क्यास इन लीगल थिंकिंग, तो फिर बड़ा सिंपल हो जाएगा। सिंगल पैराग्राफ ऑन इजमा विद एग्जांपल मॉडर्न डे, ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, आफ्टर प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, और उसका यूजेस, उसके डेफिनेशन, उसके रेफरेंसेस सारे इजमा में आ जाएंगे। क्यास के अंदर भी आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट कवर। अच्छा, सेकेंड 2B सेज हाउ कुरान एंड हदीस एज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ हेल्प टू यूनिफाई मुस्लिम्स ओवर टाइम। ये जो 4 सोर्सेज वाली बात है ना, कुरान एंड हदीस की बात है 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंस वाली। इंपॉर्टेंस पे आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने यहाँ पे की पॉइंट सबसे पहले पिक करना है, क्योंकि 4 मार्क्स हैं, 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं ज़रूरी। पैटर्न ये समझ लें, 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, मिनिमम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को ज़रूर एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बट दीज शुड बी डेवलप पॉइंट्स। यूनिफाई मुस्लिम्स आपका की पॉइंट है। अब यूनिफाई किस तरह से करते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखें, पहली बात कि ये इस्लामिक लॉ में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स वाइज सुनते जाएं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा लॉ बन रहा है, ये नहीं। अगर देखें, अगर कुरान और हदीस को लोग इकट्ठे रेफ़र नहीं कर रहे, मुस्लिम्स फॉलो नहीं कर रहे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी टीचिंग्स में और लॉ के अंदर। तो यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए, दूसरी बात,
कुरान एंड हदीस जब फॉलो की जाती है तो ये बिलीवर्स को यूनिवर्सल सोर्स ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, जिसका मतलब है कि सब एक जैसा ही लॉ फॉलो कर रहे हैं, सबके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा सकती है, सब बिलीवर्स के पास होता है। उसके अलावा बिलीवर जो हैं वो प्रॉपर गाइडेंस सीख कर सकते हैं जब कुरान और हदीस को प्राइमरी सोर्सेज पे यूज़ किया जाएगा। तो 4 पॉइंट्स हमने बना लिए हैं कि जब सब गाइडेड होंगे, सबके पास एक जैसे गाइडेंस होगी, सबके पास राइट डायरेक्शन होगी, तो सारे मुस्लिम जो हैं वो यूनाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देख लें, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विजिट टू ताइफ एंड ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ ज़ैद बिन हारिस इन दिस जर्नी। अच्छा, ये जो विजिट टू ताइफ है ना, विजिट टू ताइफ के ऊपर आप सबको अब डिटेल पता होनी चाहिए, आप लोगों को इसके मेन इवेंट्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं और कब कब हुआ था, इसमें थे कौन कौन, रेफरेंसेस कौन से हैं, वो सारी बातें आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो विज़िट टू ताइफ है इसकी डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ना शॉर्ट पॉइंट्स में ही लिख रहा हूँ ताकि सब इसको फॉलो कर लें साथ साथ ही। पहली चीज़ जो आप लोगों को पता हो, विज़िट टू ताइफ जो है वो 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में है। 10th ईयर याद रख लें या 619 AD याद रख लें, ठीक है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। इस टाइम के ऊपर होती है, पर्पज़ आप ज़रूर लिखेंगे। अब मेरे से ना नोट्स ज़ाहिर है रिटन फॉर्म में ज़्यादा होने के बजाय सिर्फ सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी। 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के अंदर प्रॉफिट ताइफ में जाते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे इसकी रीज़न ज़रूर मेंशन करनी है। स्टार्टिंग पैराग्राफ के अंदर क्या रीज़न थी? रीज़न थी टू प्रीच इस्लाम और एक रीज़न थी टॉर्चर बाय कुरैश के। दो मसले थे ना, एक तो मक्का वाले लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, वेलकम नहीं किया, तो प्रॉफिट वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम टू अदर एरियाज एज वेल। और दूसरी बात, प्रॉफिट वांटेड टू प्रीच इस्लाम, प्रॉफिट वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम टू अदर एरियाज एंड आउट ऑफ मक्का, तो ही विजिटेड ताइफ। और फिर आपने क्या करना है, आपने मेन इवेंट्स के ऊपर आ जाना है। मेन इवेंट्स कौन से हैं? प्रॉफिट जाते हैं। अच्छा, एक और बात, इसमें फैक्ट क्या ऐड करोगे, आप ट्राइब्स के नाम ज़रूर ऐड करेंगे। 2 बेटा ट्राइब्स हैं इसके अंदर, एक ट्राइब का नाम है हवाजिन, एक ट्राइब का नाम है सकीफ़। ताइफ जो था ना, इट वॉज पॉपुलेटेड बाय हवाजिन एंड सकीफ़ ट्राइब, ये 2 मेजर ट्राइब थे आफ्टर कुरैश। तो इनको प्रॉफिट ने चाहा कि इनको इस्लाम प्रीच करें ताकि हवाजिन और सकीफ़ की सपोर्ट प्रॉफिट को मिले और उसके बाद कुरैश जो है उनसे थ्रेट को रिड्यूस किया जा सके। बट जाहिर है जब मेन इवेंट्स हम देखते हैं तो द मैसेज ऑफ प्रॉफिट वाज नॉट वेलकम, प्रॉफिट वाज टॉर्चर्ड इन ताइफ। फिर आप इसमें ना, क्योंकि अगर 10 मार्क होता है ना विजिट टू ताइफ के ऊपर, कंटेंट को एक्सप्लेन ज़्यादा कर देना है। किस तरह एक्सप्लेन करना, आप लिखोगे प्रॉफिट met with the tribal chiefs, met the tribal chiefs, he proclaimed prophethood, he declared, announced his message, invited those chiefs of the tribes towards Islam, but they did not accept। अच्छा, एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्राउड जो था, जो यूथ थे ताइफ के, उनको सेट किया और उनको इन्होंने, हम कह सकते हैं, हायर किया एक तरह से, क्योंकि उसमें हमें ट्रेडिशंस में ये भी मिलता है कि वहाँ पे जो लोग थे ना पत्थर मारने वाले, वो हायर भी थे, उसमें वो पैसों के ऊपर थे कि उनको उस पर वेज मिलनी थी। तो उन्होंने इन लोगों को हायर भी किया, इनकरेज भी किया कि ये प्रॉफिट को और ज़ैद बिन हारिस को, जो प्रॉफिट के अडॉप्टेड सन है, उनको टॉर्चर करें, परसिक्यूट करें और ताइफ की बाउंड्री से निकाल दें। और फिर ये लोग क्या करते हैं, दे पेल्टेड प्रॉफिट विद स्टोन्स। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, प्रॉफिट वॉज फेयरली इंजर्ड, प्रॉफिट गॉट हेड इंजरी, हिज शूज़ वर फिल्ड विद ब्लड, ये बात आप उसमें मेंशन करोगे। ज़ैद बिन हारिस वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द होली प्रॉफिट, हिज हेड वॉज इंजर्ड टू, ही वॉज ब्लीडिंग और ही वॉज फेयरली इंजर्ड। ये सारी बातें हम लिखे, फिर हम लिखेंगे कि उन्होंने एक ऑर्चर्ड में रेफ्यूज लिया और उस ऑर्चर्ड में उनको जो 2 क्रिश्चियन ब्रदर्स थे, उन्होंने अपने स्लेव को सेंड किया विद अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जो कि क्रिश्चियन स्लेव था। ही आइडेंटिफाइड होली प्रॉफिट और उसने ऑफ़र किया उनको, ग्रेप्स भी ऑफ़र किए, वाटर भी ऑफ़र किया। और उसी दौरान फिर जो रिटर्न जर्नी थी उसके ऊपर एंजल जिब्राइल केम टू होली प्रॉफिट विद एन एंजल ऑफ माउंटेन्स, और उन्होंने प्रॉफिट से परमिशन सीखी कि इफ़ यू ऑर्डर अस, हम ताइफ को, वी विल डिस्ट्रॉय ताइफ, और हम ताइफ को फ्लैटन कर देंगे विद 2, क्योंकि ताइफ ना वैलीज़ में था, 2 माउंटेन्स थे। उन्होंने कहा हम इसको क्रैश करके दो माउंटेन्स के दरमियान इसे क्रैश करके फ्लैटन कर देंगे, इसका नामो निशान नहीं रहेगा। एंड देन इसके ऊपर आपके पास रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, रेफरेंस कौन सा था, ताइफ वाला, जिसके ऊपर प्रॉफिट कहते हैं, हाउ कैन आई प्रे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज पीपल व्हेन आई नो दैट देयर डिसेंडेंट्स विल बी अमंग द बिलीवर्स इन वन गॉड वन अल्लाह, कि ये फ्यूचर में एक अल्लाह के मानने वाले होंगे, तो मैं इनके डिस्ट्रक्शन के लिए कैसे प्रे करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉफिट बाय नेचर सॉफ्ट हार्टेड थे, काइंड हार्टेड थे, डिड नॉट वांट टू कर्स देम। तो इस तरह से जो ताइफ की जर्नी थी वो एंड होती है। और लास्ट ही आप मेंशन कर सकते हो एज अ फैक्ट कि इन 9 एज
होल ताइफ एम्ब्रेस्ड इस्लाम के। ये अभी 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड की बात हो रही है ना, लेकिन इसके तकरीबन 11 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स बाद सारे ताइफ ने इस्लाम एम्ब्रेस किया था आफ्टर बैटल ऑफ मोता, हुनैन, सॉरी, बैटल ऑफ हुनैन। अच्छा, बी पार्ट सेज व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न बाय मुस्लिम्स ऑफ टुडे फ्रॉम प्रॉफिट्स बिहेवियर इन ताइफ। देखिए इसमें की पॉइंट पिक करें, की पॉइंट है प्रॉफिट्स बिहेवियर इन ताइफ और लेसन्स फॉर मुस्लिम। अगर अब इसमें ना गौर से सुने, अगर आप लोग लिख रहे हैं ना सिर्फ कि प्रॉफिट उस टाइम के ऊपर पेशेंट थे, प्रॉफिट वॉज स्टेडफास्ट एंड ही डिड नॉट गिव अप, इस तरह की बात करके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन का की पॉइंट कहता है लेसन्स बताएं मुस्लिम्स के लिए क्या आते। तो एक प्रॉफिट का बिहेवियर लिखें, साथ उससे लेसन लिखें। किस तरह लिखे जा सकते हैं? प्रॉफिट का बिहेवियर पिक करें, पेशेंस, हमें लेसन मिल रहा है ना पेशेंस से, और फिर आप कहें जब हमें लेसन मिलता है कि प्रॉफिट डिड नॉट कर्स दोज पीपल, तो आप उसके ऊपर भी लेसन बना सकते हो। काइंडनेस का लेसन लिख सकते हो कि बिलीवर ये सीखता है उसे। उसके अलावा हम सबसे बड़ा लेसन फॉरगिवनेस का लेसन हमें मिलता है जब प्रॉफिट ने उन लोगों को कर्स नहीं किया, उनके अगेंस्ट प्रॉफिट ने प्रे नहीं किया और उनको क्रश नहीं करवाया थ्रू एंजल्स ऑफ माउंटेन। और इसके बाद आप और लेसन क्या मिल सकते हैं? आप इसके अंदर स्टेड फास्टनेस का लेसन लिख सकते हैं कि प्रॉफिट स्टेड फास्ट है, जिसका मतलब होता है कि प्रॉफिट ने रिलीजन को के ऊपर गिव अप नहीं किया, अपनी एफर्ट्स छोड़ी नहीं, बल्कि प्रॉफिट उसमें एफर्ट्स करते रहे इवन आफ्टर अ मेजर सेटबैक, जिसमें ताइफ वाले लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो 4 मार्क्स देखें यहाँ पे साथ साथ कवर हो जाने चाहिए विद बेटर एक्सप्लेनेशन, विद इंपॉर्टेंस और विद की पॉइंट्स। अब देखें मुझे पता है आप लोगों का के माइंड में होगा कि शायद एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट हो रही हैं या डिटेल नहीं पता लग रही। उसकी वजह यह है कि वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम, और हमें क्योंकि आपकी तैयारी तो ऑलरेडी हो जानी चाहिए इस मोमेंट के ऊपर, सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर और लास्ट मोमेंट पे याद रखने वाली फैक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा कि ये चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो डिस्कस हो जाएं। लेकिन जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं तो इवन वी कैन टॉक ऑन विजिट टू ताइफ फॉर लॉन्ग 1 आवर, और हम बैटल्स के ऊपर पूरे सेशन कर सकते हैं, बट जाहिर है यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा, 4A सेज राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ बदर एंड ट्रेंच। बैटल ऑफ बदर और ट्रेंच ना इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बदर जो है आई बिलीव कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में। एज अ 10 मार्क क्वेश्चन बैटल ऑफ बदर सेपरेटली टेस्ट हो सकती है, बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट कि होगी या नहीं होगी, लेकिन एज़ पर द ट्रेंड बैटल ऑफ बदर के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं पर्सनली। और उसके बाद बैटल ऑफ ट्रेंच के चांसेस है, थर्ड के ऊपर बैटल ऑफ ओहद के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब ये जो बैटल्स हैं इसको ना ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, बैटल लाजमी इंशाल्लाह टेस्ट हो जानी है पेपर में। बैटल ऑफ बदर और ट्रेंच की बात हो रही है। अब जब आप की पॉइंट्स इसके ऊपर लिखने आओगे तो की पॉइंट्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आप लोगों को ना फैक्ट्स पता होने चाहिए कि बैटल ऑफ बदर के फैक्ट्स मेजर कौन से थे जो नहीं भूलने हैं। मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर डिटेल्ड इवेंट है। फैक्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले ईयर, 2 एज था, मंथ ऑफ रमज़ान था, उसके बाद जो प्लेस थी वो बदर थी विच वॉज 60 माइल्स अवे फ्राम मदीना, ये बात आपने करनी है। और फिर आपने इसमें की रोल किसका लिखना है? आपने हज़रत अबू सुफियान हु वाज नॉन बिलीवर एट दैट टाइम, उनकी मर्चेंडाइज़ की बात करनी है कि वो कहाँ से आ रहे थे। अब अपने माइंड में ना सोच लें कहाँ से आ रहे थे। अबू सुफियान सीरिया से आ रहे थे, सीरिया से रिटर्न जर्नी के ऊपर अपनी मर्चेंडाइज़ लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर सारे मक्का का स्टेक था, उनके प्रॉफिट्स थे, एंड पीपल वांटेड कि अबू सुफियान शुड रीच सेफली एंड मक्का, ताकि उनकी मर्चेंडाइज़, उनके प्रॉफिट्स, उनकी इनकम्स उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ। अब थ्रेट क्या थी? अबू सुफियान को एक थ्रेट फील होती है और बेसिकली इनको एक प्लान मुस्लिम्स का लीक किया जाता है कि मुस्लिम्स बदर की प्लेस के ऊपर मुस्लिम्स को प्रॉफिट ने ऑर्डर किया था कि आप कारावान्स को लूट कर सकते हैं, क्योंकि एनिमीज़ को फाइनेंशियली वीक बनाने के लिए स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। और इसी दौरान अबू सुफियान को ये प्लान पता लग जाता है कि मुस्लिम्स कारावान को लूट करेंगे, और इसीलिए अबू सुफियान आर्मी कॉल करते हैं। अब बेटा आप लोगों को ना कुरैश की आर्मी और मुस्लिम की आर्मी का नंबर पता होना चाहिए। कुरैश कितने थे और मुस्लिम कितने थे, सब ज़रा जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं, इसमें नंबर की गलती नहीं होनी चाहिए। कुरैश पर 1000, और ये 1000 कौन सा? ये स्ट्रॉन्ग मैन है 1000, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस कि इनके पास वेपन्स की बात कर लें, आर्मर्स की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, तो ये उनसे बेहतर थे कंपैरिजन में। ऑन द अदर साइड जो मुस्लिम्स थे वो 313 मुस्लिम्स थे, जिसके अंदर 83 मुहाजिरीन और 230 अंसार्स थे। तो ये आपने इसके डिवीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट मोमेंट के ऊपर याद होनी चाहिए। 83 मुहाजिरीन है, 230 इसमें से अंसार हैं, ये बात हमने कर ली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने एक बिल्ड कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने मूव करना है बैटल के मेन इवेंट्स के ऊपर। मेन इवेंट्स में क्या क्या आ सकता है वो सीख लें, समझ लें। उसमें आएगा कि लीडिंग रोल जो था जिसमें हज़रत हमज़ा हैं, हज़रत अली हैं और हज़रत उबैदा बिन हारिस हैं, ये 1-on-1 बैटल में आते हैं।
फिर हज़रत हमज़ा किस किस को किल करते हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे देखिए, मुश्किल नहीं है, फैक्ट्स याद करना इंपॉर्टेंट है। हज़रत हमज़ा किल करते हैं फादर ऑफ हिंदा को, यानी उतबा को किल करते हैं। हज़रत अली जो थे वो शेबा को किल करते हैं, और हज़रत उबैदा बिन हारिस जो थे वो, नहीं सॉरी, हज़रत अली वलीद को किल करते हैं, और फिर हज़रत उबैदा बिन हारिस जो थे वो शेबा को किल करते हैं। यानी एक ही फैमिली के 3 लोग जो हैं वो इन 3 मुस्लिम्स के हाथों मारे जाते हैं इनिशियली 1-on-1 बैटल में। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों ने याद रखने, ये सेम फैमिली के लोग हैं, ये शेबा और उतबा भाई हैं, और वलीद जो है वलीद बिन उतबा है असल में, सन ऑफ उतबा, तो एक ही फैमिली के लोग मारे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, इसमें की रोल किसका था बैटल में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया इस बैटल में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया वो थे हज़रत अली, जिन्होंने ऑलमोस्ट 70 में से ना तकरीबन 28 का नंबर ऐसा है, अराउंड 28 का किलिंग जो हज़रत अली ने की हुई, यानी हाफ के करीब है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का नंबर रिपोर्टेड है। फिर हज़रत हमज़ा फियर्सली फ़ाइट करते हैं, और बाकी सारे मुस्लिम ज़ाहिर है उस टाइम के ऊपर करेज के साथ फ़ाइट करते हैं। और यहाँ पे अब आपको की इवेंट्स कौन से पता होने चाहिए, की इवेंट्स के तौर के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे अल्लाह की हेल्प और अल्लाह की सपोर्ट आती है, और साथ आप रेफरेंसेस की सपोर्ट लें। रेफरेंसेस आप बुक में आसानी से ढूंढ सकते हो, मैं आपको कोड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कैसे करना है। एक रेफरेंस है कि अच्छा इवेंट ये था कि प्रॉफिट को मुस्लिम्स ने कन्विंस किया कि शुड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन बैटल, यानी एक्टिव पार्ट से मुराद फाइट ना करें, फिजिकल पार्ट ना लें और सिर्फ प्रे करें मुस्लिम्स के लिए। हट वॉज बिल्ड फॉर प्रॉफिट, उस हट के अंदर प्रॉफिट वॉज प्रेइंग टू अल्लाह, सप्लिकेटिंग टू अल्लाह इन द वर्ड्स के ओ अल्लाह, इफ दिस स्मॉल बैंड ऑफ मैन पेरिश, इफ दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन पेरिश, देयर विल बी नो वन अलाइव टू वर्शिप यू एंड योर रिलीजन विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। और इसके ऊपर अल्लाह क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कुरान में, अल्लाह रिस्पॉन्ड करते हैं, रिमेंबर यू एम्प्लोर्ड द असिस्टेंस ऑफ योर लॉर्ड, यानी रिमेंबर यू एम्प्लोर्ड द असिस्टेंस ऑफ योर लॉर्ड एंड योर लॉर्ड रिप्लाइड आई विल असिस्ट यू विद थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स रैंक्स ऑन रैंक्स। ये 2 रेफरेंस इसका कम्बिनेशन आप लाजमी लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अल्लाह एक और जगह कुरान में रिमाइंड करवाते हैं बिलीवर को, अब ये देखें ना 2 रेफरेंस ये वाले हैं, उसके अलावा 3rd रेफरेंस जो मैं भी बता रहा हूँ, अल्लाह रिमाइंड करवाते हैं कि अल्लाह हैड हेल्प यू एट बदर व्हेन यू वर अ कंटेम्प्टेबल लिटिल फोर्स, कि अल्लाह ने हमको उस टाइम पे हेल्प किया था जब आप एक लिटिल इनसिग्निफिकेंट फोर्स थे, स्मॉल फोर्स है जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। तो एंजल्स का इसके अंदर रोल आएगा। फिर आप एंड के ऊपर रिजल्ट्स के अंदर लिखोगे कि इस बैटल के फाइनल रिजल्ट्स क्या थे। रिजल्ट्स में आप मेंशन करोगे 70 कुरैश वर किल्ड, 70 कुरैश वर टेकन प्रिजनर्स, और फिर प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट के ऊपर 4 मार्क क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है कि इससे बिहेवियर या लेसन हमें क्या मिलते हैं प्रॉफिट के बिहेवियर से। तो प्रिजनर्स को असल में ड्यूटीज़ असाइन की थी, काइंड ट्रीटमेंट था इनके साथ, इनको हार्शली ट्रीट नहीं किया गया। और ऑन द अदर साइड जो मुस्लिम का मार्टरडम था, अराउंड 16 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड। ठीक है, ये हमने इसके अंदर मेंशन कर दें। तो देखें वी आर डन विद बैटल ऑफ बदर, और नेक्स्ट बैटल जो है बैटल ऑफ ट्रेंच है। बैटल ऑफ ट्रेंच में अब आपको क्या क्या याद होना चाहिए, ये सारी बातें गौर से सुन लें। बैटल ऑफ ट्रेंच में आपने की इवेंट्स को भूलना नहीं है, बैटल ऑफ ट्रेंच में इन इवेंट्स को याद रखना है। टेस्ट हो सकती है, एक्सपेक्टेड भी है, और ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है। ट्रेंच के इवेंट्स में आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले इसका ईयर कौन सा है। 5 एज के अंदर बैटल ऑफ ट्रेंच होती है। इसमें फाइटिंग पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, एक ग्रुप है मुस्लिम्स का नंबर आप लोग लिख लो, इसके अंदर लाजमी मेंशन करो 3000 मुस्लिम्स हैं। कुरैश जो हैं वो इस टाइम के ऊपर 10,000 है। और इस बैटल ऑफ ट्रेंच को एक और नाम क्या होता है, बैटल ऑफ अहज़ाब भी कहते हैं, बैटल ऑफ अलाइज भी कहते हैं, जिसके अंदर ग्रुप्स थे। अलाइज कौन कौन थे, इसके अंदर कुरैश भी थे, कुरैश के साथ इसमें ज्यूज़ ने भी ज्वाइन किया, और अदर स्मॉल ट्राइब्स जो थे। असल में ना इसमें अबू सुफियान का एक लीडिंग रोल था कि उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को कन्विंस किया कि दे शुड ज्वाइन देम फॉर अ मेजर स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम्स, और फिर सारे लोगों ने ज्वाइन किया। और ये बेसिकली कुरैश नहीं थे, आप इसको एनिमीज़ कह लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कुरैश नहीं, ज्यूज़ भी हैं, अदर ट्राइब्स भी हैं। तो 10,000 का एक पूरा नंबर इन्होंने बिल्ड किया। दे केम टू मक्का। डिसाइड क्या होता है, डिसाइड अब यहाँ पे ना फिर इजमा भी होता है। किस चीज़ का इजमा होता है, एक पहली बात डिसाइड हुआ कि मुस्लिम शुड फाइट फ्रॉम इनसाइड मदीना, क्योंकि ओहद का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था आउटसाइड फाइट करने का, तो अब लर्निंग मुस्लिम के लिए थी कि हम फ्रॉम इनसाइड मदीना फ़ाइट कर रहे होंगे। और इसके बाद से एक जब स्ट्रेटजी बिल्ड होती है तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने एक आइडिया ये प्रेजेंट किया। अच्छा, सलमान फ़ारसी के ऊपर अगर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आए, अकेला 10 मार्क नहीं आएगा, किसी के साथ कंबाइन होकर आएगा या 2 के साथ कंबाइन होकर। तो आपको पता होना चाहिए सलमान फ़ारसी जो थे ये पर्शियन थे। उसके बाद ये अपने फैमिली से दूर रह के प्रॉफिट के पास आते हैं, उसके बाद प्रॉफिट की कंपनी में रहते हैं, प्रॉफिट के साथ फाइटिंग्स में बैटल्स में भी जा रहे होते हैं, और इनका आइडिया ट्रेंच के अंदर भी था। तो ये बहरहाल बाकी नॉलेज पॉइंट्स आपको बुक से मिल जाएंगे। अब सलमान फ़ारसी का एक यूनिक आइडिया था टू बिल्ड
ट्रेंच क्योंकि अपने एरिया में ना अरब से बाहर जब ये रहते थे तो वहाँ पे ये उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके ट्राइब्समैन ये टेक्निक अडॉप्ट करते थे ट्रेंच बनाने की। ट्रेंच बहरहाल डिग हो जाती है किस तरह से, 3 साइडेड पे ना जो मदीना था वो सराउंडेड था बाय माउंटेन्स एंड वैलीज, और फ्रंट वाली साइड एक्सपोज थी, ओपन थी, जहाँ से कुरैश एनिमीज़ ने आना था, और यहाँ पे ट्रेंच डग होती है। और उसके बाद जो है तकरीबन 20 to 25 डेज़ तक ये बैटल प्रोलॉन्ग थी, चलती रहती है, और लिटिल स्क्रिमिशेस होती हैं, कोई मेजर बैटल नहीं होती। और इसके अंदर जो है फिर फाइनली अल्लाह की तरफ से एड आती है, हेल्प आती है। मुस्लिम्स ने शॉर्ट ऑफ फूड भी थे, शॉर्ट ऑफ फंड्स भी थे, और क्योंकि वो इनसाइड मदीना ट्रैप्ड हैं और बाकी लोग बाहर एनिमीज़ जो थे उन्होंने बिसीज किया हुआ है पूरे मदीना को, और एज अ रिज़ल्ट फिर एक स्टॉर्म आता है और कुरैश जो थे देवर एनिमीज़ जो थे देवर फोर्स टू रिट्रीट। और फिर अल्लाह उनको कुरान के डिफरेंट वर्ड्स में रिमाइंड भी करवाते हैं। कुरान के में बैटल ऑफ ट्रेंच की बात भी होती है, जैसे एक रेफरेंस है जिसके पास फरखंदा नूर वाली बुक है ना, वहाँ पे रेफरेंस अच्छे लिखे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई और बुक है तो अपनी मर्ज़ी के अच्छे अच्छे रेफरेंस याद कर लो। एटलीस्ट 3 रेफरेंस हर बैटल में, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम, कम से कम होने चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो आपने लाजमी लिखने हैं, तो उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए। और फिर रेफरेंस जैसे एक है ना कि वी सेंड देम अ हरिकेन एंड फोर्सेस दैट यू सॉ नॉट बट अल्लाह सीज क्लियरली वेल बट यू डू, ये रेफरेंस भी यहाँ पे कोट किया जा सकता है। तो वी आर डन विद बैटल ऑफ ट्रेंच, ये बात हो गई। उसके बाद अगले पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द लाइव्स ऑफ हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब एंड खालिद इब्न वलीद ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट। हज़रत हमज़ा के ऊपर ना आप देखें, आपको डेट्स पता होनी चाहिए, आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए, मेजर इवेंट्स पता होने चाहिए, यानी बर्थ डेट कौन सा, बर्थ ईयर कौन सा है, डेथ ईयर कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें उसके ऊपर फिंगर टिप्स के ऊपर पता होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं, तो हज़रत हमज़ा वाज एन अंकल ऑफ अली प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट के अंकल भी हैं, प्रॉफिट के फ्रेंड भी हैं, क्योंकि एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। उसके अलावा हज़रत हमज़ा वाज अ हंटर, अ रेसलर बाय प्रोफेशन, और लॉन्ग टाइम तक हज़रत हमज़ा की एक्टिविटी जो थी वो यही सारी थी, हंटिंग, रेसलिंग, और इतने फ़ॉन्ड थे इन चीज़ों के, शौकीन थे कि वो मक्का की जो इवेंट्स थे, मक्का के हालात से उनसे अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था ज़्यादा कि चल क्या रहा है। और फिर आप इवेंट में क्या लिखेंगे कि वन डे व्हेन अबू हज़रत हमज़ा केम फ्रॉम एन एक्सपीडिशन फ्रॉम हंटिंग, तो वापस आके उनको उनकी स्लेव अनाउंस करती है, न्यूज़ प्रोवाइड करती है कि अबू जहल ने, जो कि ज़ाहिर है वो भी इनका भाई ही है, अबू जहल ने प्रॉफिट को टॉर्चर किया, अब्यूज़ किया, इंसल्ट किया लोगों के सामने। हज़रत हमज़ा फेल्ट बैड, और इन्होंने फेल्ट बैड, और उसके बाद से इन्होंने अपना जो वो था अपना जो इन्होंने यानी तीर और सारे सामान इक्विपमेंट्स पकड़े थे, ही मूव टूवर्ड्स अबू जहल को फाइंड करते हैं मार्केट में, और अबू जहल को हिट करते हैं विद दैट वो, जिसकी वजह से अबू जहल गॉट फेयर इंजरीज, बट अबू जहल रिमेन साइलेंट बिकॉज हमज़ा वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, फॉर हिज एग्रेशन, तो उसने आगे रिस्पॉन्ड नहीं किया। इवन बहुत सारे लोगों में अबू जहल तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बैठा था, लेकिन किसी ने भी हज़रत हमज़ा को अटैक नहीं किया, उनके ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया। और उसी दौरान ट्रेडिशंस के मुताबिक आता है कि हज़रत हमज़ा अनाउंस कि आई टू हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम, कि मैंने भी इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया, ताकि उसको और हर्ट करें और टॉर्चर करें कि हिट भी किया मैंने आपको और मैंने साथ इस्लाम भी एम्ब्रेस कर ले। तो ये हज़रत हमज़ा की लाइफ थी। फिर आप इसमें लिखें बैटल ऑफ बदर में मेन रोल रहा है इनका, आर्मी चीफ हज़रत हमज़ा रहे हैं जब तक अलाइव रहे हैं, आर्मी की जो लीड मिलती है ना वो हज़रत हमज़ा को हमेशा मिलती रही है। और उसके बाद प्रॉफिट की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी, एसोसिएशन बहुत ज़्यादा थी इनके साथ। इंपॉर्टेंट मैटर्स में प्रॉफिट यूज़ टू कंसल्ट विद हज़रत हमज़ा, और मिलिट्री चीफ होने के साथ साथ करेजियस भी थे, बहुत ब्रेव भी थे। उसके अलावा इनकी सेक्रीफाइस, इनकी अच्छा प्रॉफिट को जब मक्का में टॉर्चर किया जाता था तो हज़रत हमज़ा वाज द वन हु ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट होली प्रॉफिट, और इनके इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत हेल्प भी मिली थी प्रॉफिट को, क्योंकि लोग इनकी वजह से उनको टॉर्चर नहीं ज़्यादा कर पा रहे थे। और फिर बैटल ऑफ बदर में उत्बा को किल करने के बाद हिंदा जो है डॉटर ऑफ उत्बा, उन्होंने जो लेटर ऑन एम्ब्रेस इस्लाम, बट उस टाइम के ऊपर उन्होंने हज़रत हमज़ा को बैटल ऑफ ओहद में किल किया थ्रू वाशी हु वाज एन अबिसिनियन स्लेव। और वाशी ने जब इनको किल किया तो हिंदा ने इनकी बॉडी पार्ट्स को इनकी बॉडी की ह्यूमिलेशन भी की, और उस तरह से जो है उसके ऊपर प्रॉफिट का रेफरेंस भी आता है कि आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रूटल मर्डर इन माई एंटायर लाइफ। और फिर प्रॉफिट ने कभी भी वाशी को फॉरगिव ज़रूर किया ड्यूरिंग कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, क्योंकि उसने फॉरगिवनेस सीख की, लेकिन प्रॉफिट ने दोबारा कभी वाशी के साथ एसोसिएशन नहीं रखी। यानी सिर्फ वो एक पर्सन था जिसके साथ प्रॉफिट ने
क्लोजनेस नहीं रखी, क्योंकि प्रॉफिट को बहुत ये अंकल अपने जो हज़रत हमज़ा थे उनके फ्रेंड के तौर पे, अंकल के तौर पे इतने डियर थे कि प्रॉफिट फॉर गिव करने के बावजूद वाशी के साथ उस तरह का रिलेशन नहीं रख सके जिस तरह बाकी मुस्लिम्स के साथ था। और इसी तरह आपके पास हज़रत खालिद बिन वलीद का अकाउंट लिखने के ऊपर आ सकता है। खालिद बिन वलीद आप क्या इसमें मेंशन करोगे? इनका मेन रोल था सारी बैटल्स में, लाइक बैटल ऑफ ओहद में खालिद बिन वलीद की वजह से बैटल ऑफ ओहद कुरैश को की विक्ट्री का रीज़न बन जाती है, क्योंकि इन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को जो आर्चर के लीडर थे उनको किल किया, मार्टर किया, और उसके बाद जो है बाकी मुस्लिम्स को किल करने के बाद इन्होंने पोजीशन संभाली और बैटल के जो रिज़ल्ट थे वो बदल जाते हैं, मुस्लिम्स की फेवर में नहीं जाते। और खालिद बिन वलीद का फिर आप अकाउंट में लिखेंगे कि इस्लाम आने के बाद तकरीबन 19 ईयर्स ऐसे रहे हैं इस्लाम के, यानी 23 ईयर्स का है ना टोटल प्रॉफिटहुड, 19 ईयर्स तक ही रिमेन नॉन मुस्लिम। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का पे इस्लाम, उससे पहले इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं कंक्वेस्ट ऑफ मक्का और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद। बेटा एक चीज़ सुन लें, दो लोग हैं जिन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया और कंक्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले इस्लाम यानी मिड ईयर्स में इस्लाम एक्सेप्ट किया है, हज़रत अमर बिन आस और हज़रत खालिद बिन वलीद। ये तो वो दो लोग हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद और कंक्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले इस्लाम एक्सेप्ट किया था। तो ये वो दो स्पेशल लोग हैं। और एक और यूनिक पॉइंट कि खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस ने इकट्ठे जाके इस्लाम एक्सेप्ट किया प्रॉफिट के पास, ऑल्दो के दोनों सीक्रेटली जा रहे थे, रास्ते में इत्तफाकन दोनों कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे को बताना चाहते हैं, लेकिन ओपनली बोलते नहीं हैं क्योंकि दोनों एनिमीज़ ऑफ इस्लाम रहे हैं, दोनों ने इस्लाम के अगेंस्ट कॉन्स्पायर किया हुआ था। लेकिन फिर फाइनली बताते हैं एक दूसरे को कि एक ओपन अप करते हैं कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ प्रॉफिट के पास, तो फ़ौरन से दूसरे भी ओपन अप करते हैं कि मैं भी इस्लाम एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। और इस तरह दोनों प्रॉफिट के पास जाते हैं और प्रॉफिट के हैंड पे ओथ लेते हैं, इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद से लॉयल रहते हैं हमेशा इस्लाम के साथ। और खालिद बिन वलीद लास्ट सरमन के विटनेस भी हैं, प्रेजेंट थे उस टाइम के ऊपर। और खालिद बिन वलीद के पास प्रॉफिट के 3 हेयर थे, मेरा ख्याल है बाल प्रॉफिट के थे, जो अपने हमेशा अपने साथ रखते थे वॉर्स में। और खालिद बिन वलीद वॉज एन अनडिफीटेड कमांडर ऑफ द मुस्लिम। लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट की डेथ के बाद से कैलीफेट तक, फर्स्ट 2 कैलीफेट्स में पर्टिकुलरली खालिद बिन वलीद आर्मी चीफ रहते हैं। कंकर बहुत सारे उसमें इन्वेजन्स में पार्ट लेते हैं, बहुत सारे एरियाज़ को कंकर भी करते हैं। और खालिद बिन वलीद की लाइफ में अफेक्ट इज़ कि ही फॉट अराउंड 100 बैटल्स, जिसमें से 50 मेजर बैटल्स थी यानी बड़ी बैटल जो होती हैं, और इन सब के अंदर खालिद बिन वलीद रिमेंड अनडिफीटेड, कभी भी इनको डिफीट नहीं मिली, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। और इस तरह से खालिद बिन वलीद जो थे, लास्ट आप क्या लिखेंगे कि खालिद बिन वलीद की जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है और इनकी डेथ सीरिया में होती है इन 642 AD। ये बच्चों भूलना नहीं है, 642 AD में खालिद बिन वलीद की डेथ होती है। तो लास्ट सरमन फेयरवेल पिलग्रिमेज में खालिद बिन वलीद प्रेजेंट थे। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का के दौरान खालिद बिन वलीद को प्रॉफिट ने एक बटालियन प्रोवाइड की थी और खालिद बिन वलीद वाज आस्क्ड टू लीड दैट ग्रुप, टू लीड दैट बटालियन, जो सक्सेसफुल थी अपनी कैंपेन में, और इस तरह से एंटर हो जाते हैं। दूसरी बात एक और क्या हो सकती है, एक बैटल में खालिद बिन वलीद जो हैं, बैटल ऑफ मोता के अंदर, बैटल ऑफ मोता में खालिद बिन वलीद ब्रोक 9 swords वाइल फाइटिंग, जिसका मतलब होता है ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ हो, मुश्किल काम होता है, सोर्ड टूट जाना और 9 तलवारें टूटना, एंड दैट इज़ वाई ही गॉट द टाइटल सैफुल्लाह, द सोर्ड ऑफ अल्लाह। सैफुल्लाह आ गया। और हज़रत हमज़ा का टाइटल लाइन ऑफ अल्लाह है, 2 टाइटल हैं, लाइन ऑफ अल्लाह भी है और एक और टाइटल हज़रत हमज़ा का है, चीफ़ ऑफ द मार्टायर्स, विच इज़ सैयद शुहदा, चीफ़ ऑफ द मार्टायर्स। ये बात हमने कर दी, शहीदों के सरदार। तो वी आर डन विद प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। अच्छा, अगले इसमें देख लेते हैं कुरानिक पैसेज ना, मैंने अभी फ़िलहाल ऑन पर्पज़ यहाँ पे स्किप किया है। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन इज़ ऑन। अब देखें, आपने थकना नहीं है, इस वीडियो को देख जाएंगे ना, इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी और कोशिश करें कि इसको चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें। आई नो कि लास्ट मोमेंट्स हैं, आखिरी टाइम है, स्लीप भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जिसके पास टाइम है, जिसको थोड़ा अभी भी डाउटफुल हैं, जो अभी भी है ना कि CD ग्रेड के ऊपर है, आप ये करके जाएं, इंशाल्लाह आप भी B या A के ऊपर जंप आसानी से कर सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। अब यहाँ पे यूज़ 3 पैसेजेस यू हैव स्टडीड। अच्छा, यूजिंग 3 पैसेज लिखा हुआ है। यू हैव स्टडीड फ्रॉम द सिलेबस, राइट अबाउट द गॉड रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड। अब देखें, आसान कर देता हूँ, जिस तरह पैसेज कुरानिक पैसेज की थीम और इंपॉर्टेंस लिखते हैं ना, उसमें आप लोगों ने वही बात सिर्फ इसमें करनी है। लेकिन एक बात बेटा मेरी याद रखें, जिसको ये नहीं आता, आपने इस क्वेश्चन में ये करना होता है कि आपने कुरानिक पैसेज को घर से जब याद करके जाएंगे, कुरानिक पैसेज की कोई वर्स वहाँ पे कोट करनी है। पूरा पैसेज याद करना ज़रूरी नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको पहले से मैंने समझाया हुआ है, उनको पता है कि आपने पूरी पैसेज याद नहीं करनी होती,
उस पैसेज में से रेलेवेंट पोर्शन जिसके ऊपर आप बात कर सको, एक एक लाइन याद। फॉर एग्जांपल सूरह फातिहा में से याद कर लो यू वी वर्शिप एंड योर इट वी सीक। सूरह फातिहा में से याद कर लो शो अस द स्ट्रेट वे। दो बिल्कुल सिंपल है ना, याद करें उसको एक्सप्लेन करें। तो कुरानिक पैसेज याद करें, और कितनी होनी चाहिए रेफरेंस, आपके रेफरेंसेस 5 till 8 टोटल होनी चाहिए। मिनिमम 5 रखें, मैक्सिमम 8 रेफरेंसेस लिखें। जिस तरह थीम और इंपॉर्टेंस लिखते हैं उसी तरह इनको एक्सप्लेन करें, तो इस पैसेज में कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इस वाले क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है या अलाइन हिमसेल्फ आता है या कोई और आता है, तो बहरहाल पैसेज अलग अलग होंगे, लेकिन क्रिएटेड वर्ल्ड में सूरह फातिहा करके जाओ, इसके ना वर्ड्स इसके आसान है। सूरह फातिहा करके जाएं, और इसके अलावा सूरह बकरा करके जाएं, या अगर ये नहीं करनी, बड़ी अच्छी सूरह जो पैसेज में भी एक्सपेक्टेड है, अच्छा इससे मुराद कि यहाँ पे ना कंटेंट आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। सूरह ज़िलज़ाल विच इज़ पैसेज नंबर 9, और सूरह अलक। ये तो आप फातिहा, ज़िलज़ाल और सूरह अलक लाजमी करके जाओ। सूरह अलक जब लिखनी है ना तो पूरी लिखनी है, इसमें लाइन नहीं सेलेक्ट करनी, ये पूरी लिखनी है। फिर आप कुछ वर्सेस याद कर लो सूरह बकरा में से। आप देखो रेफरेंसेस आसानी से पूरे हो जाएंगे ना। आप सूरह फातिहा में से 3 रेफरेंस लिखो, पूरा सूरह अलक लिखो, 4 ही हो गए। 2 लिखें सूरह ज़िलज़ाल में से 6 हो जाते हैं, और फिर सूरह बकरा में से कोई एक रेफरेंस कोट कर दें। उन्होंने 3 पैसेजेस कहा है ना, तो आप सूरह फातिहा, ज़िलज़ाल और अलग को रख लो। लेकिन आमतौर के ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, उसमें पूरा ही आता है कि फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस यू हैव स्टडीड, और फिर आपने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ माई टीचिंग्स फ्रॉम दीज पैसेजेस इनकरेज पीपल टू टेक केयर ऑफ अदर क्रिएचर्स। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारा ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जो आपने ऑन द स्पॉट सोचना होता है। क्या इसमें लिखना होगा आपने, यहाँ पे की पॉइंट आपका बन रहा है टेक केयर ऑफ अदर क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अलावा बताएं क्या क्या करना है। तो हाउ माई टीचिंग्स फ्रॉम दीज पैसेज इनकरेज, किस तरह इनकरेज किया जाता है, आप बताएंगे कि ऑल क्रिएचर्स आर इम्पॉर्टेंट, पहली बात। फिर दूसरी बात आप पता है क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ह्यूमंस आर मोर सुपीरियर देन अदर क्रिएचर्स, दैट इज़ वाई ह्यूमंस हैव मोर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बड़ा आसान पॉइंट हो गया ना कि जब ह्यूमंस ज़्यादा सुपीरियर्स हैं, इस क्योंकि हम देखें ना एनिमल्स जो हैं उनके पास कुछ वो लिमिटेशंस है, बहुत सारी, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, विल पावर उस तरह से नहीं, ह्यूमंस के पास है। तो जिसके पास विल पावर है, जिसके पास सुपीरियरिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, वही बाकियों की केयर करने वाला होगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो हम ये बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्रिएटेड वर्ल्ड वाली साइड के ऊपर और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्योंकि अल्लाह हैज़ सस्टेन द यूनिवर्स, सस्टेन द वर्ल्ड, तो बिलीवर्स के ऊपर भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करें और अल्लाह की बनाई हुई वर्ल्ड की केयर करें, जिसमें इन्वायरमेंट भी आता है। अच्छा फिर आप एग्जांपल के ऊपर चले जाओ, या आप एनिमल से रिलेटेड कोई बात कोट कर दो, या फिर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बात कोट कर दें, जिसमें लैंड भी आ जाता है, जिसके अंदर क्रॉप्स भी आ जाते हैं और बाकी सारी ट्रीज़ वगैरह भी आ जाते हैं। ये अब इसके ऊपर कोट करके क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3A, राइट एन अकाउंट ऑफ एनी 2 बैटल्स, बैटल ऑफ मोता, बैटल ऑफ हुनैन एंड तबूक एक्सपीडिशन। सिंपल करके सुन लें, बैटल ऑफ मोता को आपने याद रखना है रोमन्स के साथ, ये रोमन्स के अगेंस्ट थी। लीडर्स कौन थे, अब सिर्फ मेरे से सुन लें, टाइम शॉर्ट है, मैं इसे रैप अप करना चाह रहा हूँ। बैटल ऑफ मोता के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिस एज द फर्स्ट कमांडर, उनकी ये आर्मी चली जाती है, और इसमें ना आर्मी का नंबर 3000 है, ये शायद आपको बुक में से नहीं मिलेगा, लिख लें। मुस्लिम जो थे बैटल ऑफ मोता में 3000 थे, और ऑन द अदर साइड जो एनिमीज़ थी वो 200,000 थे, 2 लाख थे, जिसमें क्योंकि रोमन एम्पर लीड कर रहा था ना, तो 2 लाख रोमन्स, 3000 Muslims under the command of Zaid bin Haris, the adopted son of Holy Prophet, the most beloved companion of the Holy Prophet, जिनका जिक्र, जिनका नाम, वो फर्स्ट कंपेनियन है जिनका नाम कुरान के अंदर आता है। तो ये ज़ैद बिन हारिस की इंपॉर्टेंस है। अच्छा वो एक लीड करते हैं। उनके मार्टरडम के बाद जो नेक्स्ट कमांडर आते हैं वो हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब, द ब्रदर ऑफ हज़रत अली। थर्ड लीडर आते हैं उनके मार्टरडम के बाद। हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब के दोनों आर्म्स जो थे वो कट डाउन होते हैं, बट ही रेज द इस्लामिक फ्लैग एंड ही एम्ब्रेस मार्टरडम। थर्ड पे आते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, जो खैबर एक्सपीडिशन के बाद ज्यूज़ और मुस्लिम्स में एग्रीमेंट भी करते हैं, यानी कलेक्शन करने जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। फोर्थ कमांडर आते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद, और खालिद बिन वलीद की कमांड में बैटल ऑफ मोता, ऑल्दो कि हम क्योंकि फ़ाइट बैक उस तरह से नहीं कर सके, बट इट वाज अ सक्सेस फॉर मुस्लिम्स इन अ सेंस कि ये जो मुस्लिम आर्मी थी ये उस टाइम के ऊपर रीट्रीट करने में सक्सेसफुल थी, यानी सक्सेसफुली वापस आने में, और इसमें कैजुअलिटीज़ का नंबर बहुत स्मॉल था। तो हम कह सकते हैं लीडर्स तो जाहिर है उस टाइम पे उनका मार्टरडम होता है, शहादत होती है, बट ओवरऑल जो नंबर था मुस्लिम्स के मार्टरडम का वो इतना नहीं था। दैट इज़ वाई इट कुड बी काउंटेड एज अ सक्सेस ऑफ मुस्लिम। और फिर जाहिर है मुस्लिम्स को एज अ सेपरेट कम्युनिटी इसने रिकग्नाइज भी करवाया इस बैटल ने, और मुस्लिम अगेंस्ट रोमन द वर्ल्ड सुपर पावर उस टाइम के ऊपर जब स्टैंड लेते हैं
तो इट फर्दर इम्प्रूव द पॉलिटिकल एंड सोशल पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स। हुनैन जो है, हुनैन के ऊपर आपने याद रखना है, हुनैन अब वही देखें ट्राइब मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर 1 में बताए थे, हवाजिन और सकीफ ट्राइब के अगेंस्ट थी, जो कि ट्राइब्स ऑफ ताइफ हैं। ताइफ वाले, अब ये हुनैन क्या है, हुनैन एक वैली थी, प्रॉफिट एक आर्मी रेस करते हैं, आर्मी फाइट करने जाती है अगेंस्ट पीपल ऑफ ताइफ, क्योंकि ताइफ से हमें एक थ्रेट थी उस टाइम के ऊपर आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ मक्का कि ताइफ वाले लोग अटैक कर देंगे मदीना मक्का के ऊपर। और फिर प्रॉफिट आर्मी बिल्ड करते हैं, आर्मी में मूव कर रही होती है, अराउंड 10,000 का नंबर था इस आर्मी का, और उस मूवमेंट के दौरान एक वैली आती है जिसका नाम हुनैन वैली है। अब गौर से सुने, स्टोरी समझ लें। हुनैन वैली में मुस्लिम्स के ऊपर अटैक होता है, और उस अटैक में, सरप्राइज अटैक में जो मुस्लिम्स थे दे स्टार्टेड रिट्रीटिंग, दे वर कन्फ्यूज्ड, और उस पर ये एक ट्रेजेडी थी मुस्लिम के लिए इन अ सेंस कि प्रॉफिट वाज प्रेजेंट अमंग्स देम बट मुस्लिम्स वर रिट्रीटिंग इन कन्फ्यूजन। और इसी दौरान प्रॉफिट मुस्लिम्स को कॉल बैक करते हैं कि आई द सन ऑफ अब्दुल्ला इज़ प्रेजेंट है, और साथ ही अब्बास भी मुस्लिम को कॉल करते हैं, ओ पीपल, ओ मुस्लिम्स, वेयर आर यू गोइंग, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हेयर, कि प्रॉफिट इधर हैं तो आप किधर जा रहे हो। और इसी तरह प्रॉफिट ने फिर जो एनिमीज़ थी उनके सामने खुद को प्रेजेंट भी किया एज अ फाइटर, और यहाँ पे कहा आई द सन ऑफ अब्दुल्ला इज़ प्रेजेंट फॉर अ फाइट। और इस तरह से जो बाकी मुस्लिम्स है वो फिर ज़ाहिर अपनी पोजीशन गेन बैक करते हैं, और दिस बैटल टर्न्ड इनटू अ विक्ट्री फॉर मुस्लिम्स। और इस तरह जो ताइफ था वो हम कंकर कर चुके होते हैं। ठीक है, ये हमने हुनैन को देखा। तबूक एक्सपीडिशन पे आप लोगों ने क्या याद रखना है, तबूक एक्सपीडिशन पे को ना डोनेशंस के साथ याद रखें। ये भी अगेंस्ट रोमन्स थी, रोमन एम्पर ने एक ह्यूज आर्मी प्रिपेयर की हुई थी, प्रॉफिट को रिपोर्ट मिलती है, न्यूज़ मिलती है, उसके बाद से प्रॉफिट कॉल करते हैं फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम पे मक्का में, हिजाज़ में, मदीना में फेमिन भी था, स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी थी, शॉर्टेज भी थी, ड्राउट का पीरियड भी था, तो इट वाज डिफ़िकल्ट कि सब कुछ पूरा हो जाए, दैट इज़ वाई डोनेशंस की कॉल होती है। और इसमें फिर आप एग्जांपल पे देखें, तबूक एक्सपीडिशन ना वॉर कोई नहीं थी मेजर, क्योंकि जब वहाँ पे पहुँचते हैं प्रॉफिट अपनी आर्मी को लेके अराउंड 30,000 मैन, तो उस टाइम के ऊपर जो रोमन्स थे वो विदड्रॉ कर लेते हैं बैटल्स में से, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ पहले नहीं देखी थी, विदड्रॉ कर लेते हैं, तो मुस्लिम्स के लिए ये सक्सेस था। तो फाइटिंग नहीं होती है ऐसा जिसमें। लेकिन अगर आप इवेंट्स को देखें क्या होता है, आप डोनेशंस बताएं, हज़रत अबू बकर डोनेटेड हिज एंटायर प्रॉपर्टी, सब कुछ डोनेट कर देते हैं। हज़रत उमर डोनेटेड हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, हज़रत उस्मान डोनेटेड 1000 गोल्ड दिनार्स विद 700 कैमल्स लेडन विद ग्रेन्स, और इसी तरह हम बाकी कंपेनियंस की तरफ से कंट्रीब्यूशन, वुमेन की तरफ से कंट्रीब्यूशन, ये सारी बातें हम मेंशन कर सकते हैं तबूक एक्सपीडिशन में। तो इसको आप लोग, और एक और बात, तबूक एक्सपीडिशन वाज अ टेस्ट फॉर द बिलीवर्स, कि यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो तबूक एक्सपीडिशन को ज्वाइन नहीं करेगा, इस जिहाद को ज्वाइन नहीं करेगा, वो हिपोक्राइट माना जाएगा, वो मुनाफिक होगा। तो सारे मुस्लिम जो है, मेजॉरिटी मुस्लिम ज्वाइन करते हैं। हिपोक्राइट्स यहाँ पे एक्सक्यूज, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी बातें, तबूक एक्सपीडिशन में वॉर कोई नहीं है, आपको इन्हीं इवेंट्स की सपोर्ट लेनी है कंटेंट पूरा करने के लिए। तो हिपोक्राइट्स मेड एक्सक्यूजेस or they did not join battle, or later on some Muslims come back, some true Muslims came to Holy Prophet, they sought forgiveness, और Prophet ने forgive भी किया, but it was very evident कि Muslims और hypocrites में एक clear division हो चुकी थी उस टाइम पे। then question number 4a last sermon of the Holy Prophet, बेटा ये लर्निंग वाला है सारा, इसके ऊपर सिर्फ गाइडेंस इतनी है कि आपने तकरीबन 6 till 8 रेफरेंसेस ज़रूर इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, रेफरेंसेस से मुराद की सरमन के रेफरेंस होंगे ना, जैसे वो एक रेफरेंस है फीड योर स्लेव्स एज यू फीड योर सेल्फ, क्लोथ योर स्लेव्स एज यू क्लोथ योर सेल्फ। इसको लिख के एक्सप्लेन करना शुरू कर दें अपने वर्ड्स में। अगला रेफरेंस लिखें, प्रॉफिट ऑल्सो सेड। अच्छा, स्टार्ट पहले सुनने कैसे होगा, स्टार्ट आपने इंट्रो से करना है कि मक्का में सेटल होने के बाद प्रॉफिट गेव हिज लास्ट सरमन, डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन, और उसके बाद से प्रॉफिट ने इस तरह से पब्लिक गैदरिंग कोई कॉल नहीं की। और ये सरमन जो था यूनिवर्सल, हम कह सकते हैं ऐसे पॉइंट्स इस्टेब्लिश करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी बनते हैं, इस्लामिक लॉ का पार्ट भी बनते हैं, और यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट भी बिलीवर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर आप एक इंट्रो बनाने के बाद, एक शॉर्ट 4 to 5 लाइन्स का इंट्रो के बाद आप जाएंगे डायरेक्ट रेफरेंसेस पे। आपने जैसे मैंने एक रेफरेंस मेंशन किया उसे एक्सप्लेन करें। अगला रेफरेंस लिखें, फॉर एग्जांपल योर वाइफ्स हैव राइट ओवर यू एंड यू हैव राइट ओवर योर वाइफ, इसको लिखें, एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। फिर एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, नो वाइट है सुप्रियोरिटी ओवर ब्लैक एंड नो ब्लैक है सुप्रियोरिटी ओवर वाइट, नो अरब है सुप्रियोरिटी ओवर नॉन अरब एंड नॉन अरब एंड नो नॉन अरब है सुप्रियोरिटी ओवर एन अरब। इससे इक्वालिटी का लेसन मिल रहा है, यूनिटी का लेसन मिल रहा है, बिलीवर की इंटेंशंस प्योर हो, रिलीजन के ऊपर स्टेडफास्ट हो, डिविजन्स ना हो, रेसिज्म ना हो, कल्चरल डिफरेंसेस ना हो, ये सारे लेसन लिख के आपने रेफरेंस देखें, बहुत सा एक्सप्लेन करने पे आओगे, बहुत अच्छा कंटेंट बिल्ड होगा। फिर बी पार्ट से, डू यू थिंक द टीचिंग ऑफ दिस सरमन कुड हेल्प मुस्लिम फॉर्म अ बेटर सोसाइटी। यस, हम इसके साथ एग्री करेंगे। किस तरह से? हम कहेंगे इसके अंदर मुस्लिम्स को यूनिवर्सल गाइडेंस मिलती है,
इसके अंदर मुस्लिम्स को की लर्निंग होती है अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अंदर मुस्लिम्स को लेसन मिलते हैं अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। देखें ये फंडामेंटल्स ही है ना, और इसमें लेसन मिलते हैं, सबसे बड़े लेसन जिसमें प्रॉफिट ने एडवोकेट किया ह्यूमन राइट्स को, सबसे ज़्यादा एडवोकेट किया ह्यूमन राइट्स को। और लास्टली हमें लेसन्स क्या मिलता है कि हर बिलीवर ने, हर पर्सन ने अल्लाह एंड मैसेंजर को यानी कुरान और हदीस को अबंडन नहीं करना, छोड़ना नहीं है, सलात परफॉर्म। तो देखें बहुत सारे लेसन हम कह सकते हैं, येस दे कैन हेल्प टू फॉर्म अ बेटर सोसाइटी। अब देखें इन बातों को ना लिंक करना है, आपने बेटर सोसाइटी कैसे बनेगी। जब कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होगा ना तो होगा क्या, सोशली सोसाइटी बेहतर हो जाएगी, सोशल पोजीशन इंप्रूव होगी। ह्यूमन राइट्स फॉलो होंगे तो पीस प्रिवेल करेगा। जब डिफरेंसेस नहीं होंगे, अच्छा अल्लाह एंड मैसेंजर को फॉलो किया जाएगा तो फिर रिलीजन में और कम्युनिटी में हारमोनी आएगी। तो कम्युनिटी के साथ लिंक करना ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 5A, राइट एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत अबू बकर एंड अली बिफोर कैलिफेट। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है पॉइंट्स आप लोगों को ज़ाहिर पता होने चाहिए लाजमी। हज़रत अबू बकर अर्लीस्ट कन्वर्ट्स में से भी हैं, और उसके बाद प्रॉफिट के साथ एसोसिएशन भी रही है, प्रॉफिट एंड कंसल्ट करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स में, सारी बैटल्स में अबू बकर का रोल था। फिर आप यहाँ पे भी लिखेंगे तबूक एक्सपीडिशन में ही डोनेटेड ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ऑल हिज वेल्थ। प्रॉफिट के साथ हर बैटल में इन्वॉल्व रहे हैं, प्रॉफिट के साथ हर बैटल इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर इनकी एसोसिएशन रही है, प्रोटेक्ट करते रहे हैं। और फॉर द सेक ऑफ इस्लाम ही सफ़र्ड अ लॉट इन मक्का, और टॉर्चर भी फेस किया। तो ये सारी बातें जो इनके ऊपर ना, देखें मैं ऑन पर्पस ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो सबको ज़्यादा अच्छे बाकी पर्सनैलिटी से अच्छा आने चाहिए। हज़रत अली के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है, सारी बातें हम इसमें ऐड, रिलेशन ज़रूर लिखें, यानी डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा वॉज मैरिड टू अली प्रॉफिट, हज़रत अली के साथ द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट मैसेंजर ऑफ अल्लाह हज़रत फातिमा वॉज मैरिड। और ये इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम इस तरह से बातें करेंगे। और फिर हज़रत अबू बकर केव ऑफ सौर के अंदर स्टे भी है इनका, उसके ऊपर बात होगी। हज़रत अली खैबर एक्सपीडिशन पे बैटल ऑफ खैबर में की रोल प्ले किया, वो बात इसमें ऐड आ सकती है। प्रॉफिट ने अपना डेप्यूटी भी डिक्लेयर किया इनको बहुत जगह पे, वो बात मदीना में, वो भी बात इसमें लिखी जा सकती है। ठीक है, वंस अ प्रॉफिट वाज लिविंग फॉर अ मीटिंग विद द ट्राइब ऑफ ज्यूज़, तो प्रॉफिट ने अली को अपना डेप्यूटी बनाया था मदीना में। ये इस तरह की बातें ना फैक्ट सारी हम लिख सकते हैं, बट याद करने वाली बात है इसलिए यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं। अबू बकर एंड उमर शोड लॉयल्टी टू प्रॉफिट, हाउ कैन मुस्लिम शो लॉयल्टी इन देयर डेली लाइफ। देखें लॉयल्टी किस तरह शो करनी है, हमने कहना है कि हमने अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ की सीक्रेसी मेंटेन करनी है, प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी, ठीक है, राज रखने हैं। उसके बाद हमने कहना है कि हमने अगर कोई चीज़ सेफ़ कीपिंग के लिए मिलती है, हमने उसके अंदर उसको सेफ़ रखना भी है, हमने उसकी केयर भी करनी है। उसके अलावा हम लॉयल्टी कैसे शो करें कि हम अपने फेलोज़ के साथ कि उनकी केयर भी करें, उनकी तरफ हम अफेक्शन भी शो करें, यानी जिस तरह इन लोगों ने किया हम उस तरह के काम करें जो प्रॉफिट के साथ एसोसिएशन थी। और हम हमेशा उनके साथ स्टैंड लें, राइट के लिए हम स्टैंड लें, और हम उनको हर मैटर के अंदर सपोर्ट भी करें, फॉलो भी करें, सपोर्ट भी करें। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 था, और आई होप कि आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे पता है ये फास्ट था क्योंकि क्विक रिवीजन होती है इस तरह से। आप लोग बाकी जो जितना मटेरियल हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसको रेफ़र कर सकते हो, पर्टिकुलरली ऑन लीगल थिंकिंग, और बाकी चीज़ें जो है मैंने आपको गाइड ज़रूर कर दी, लेकिन ज़ाहिर याद करने वाली चीज़ें तो आपके ऊपर हैं, वो आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए और यू ऑल एंड अप विद स्ट्रेट एज।